हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप लोगों को पता है चैनल के बारे में, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडू एक्सेल पर यूट्यूब पर आते हो तो वहां आपको प्लेलिस्ट में 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। एक 11/नीट के नाम से, एक 12/नीट के नाम से, एक 11/AMU बीटेक के नाम से और एक 12/AMU बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी। अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेंगी। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो इस बात को बहुत अच्छे से हमने ध्यान में रखा हुआ है कि जब बच्चा 10th से 11th की तरफ आता है, 10th स्टैंडर्ड में है, अब 11th में आ रहा है और वो पीसीएम ले रहा है, तो मैथ्स में एक बहुत बड़ा गैप है 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में। इस बात को ख्याल में रखा गया है और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जा रहा है ताकि ये गैप आपका फिल हो पाए और आप 11th के जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आपकी कमांड आ सके, उसी हिसाब से यहां पर पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं 11th क्लास की तो 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट्स हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो चुका है। अब फाइनली हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके थे, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए, क्वेश्चन लगा लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ था, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास कोई प्लेन है या नहीं, वो चीजें हम देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ओके, चार्टर्ड इंजीनियर एसोसिएट मेंबर भी हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। तो बेटा टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक है हमारा दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर रियल नंबर्स देयर इज अ रियल प्लेन, है ना। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास रियल प्लेन है। उसी तरीके से वी हैव कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स also known as argand plane, जैसे कि कोई भी रियल नंबर को आप रियल एक्सिस पर, है ना, रियल प्लेन पर इंडिकेट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। उसी हिसाब से क्या कोई ऐसा प्लेन भी है जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं? आंसर इज यस। उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, या फिर उसको आप अर्गंड प्लेन बोल लो। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आसानी के साथ वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात याद क्या रखी जाएगी? पहला पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस, इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस। रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे। द इमेजिनरी पार्ट इज represented on imaginary axis, इससे क्लैरिटी आई कि अर्गंड प्लेन में हमारे पास एक है आपकी रियल एक्सिस और एक है हमारी इमेजिनरी एक्सिस, है ना। एक है हमारे पास रियल एक्सिस और एक है हमारे पास
इमेजिनरी एक्सिस, अर्गंड प्लेन में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये ग्राफ लगता है, दैट इज द रियल एक्सिस। ये हो गई हमारे पास रियल एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास डेट वन इज इमेजिनरी एक्सिस। इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। जाहिर सी बात है जो रियल एक्सिस है वो आप एक्स एक्सिस जिसको बोलते थे वो है, और इमेजिनरी एक्सिस जिसको आप वाई एक्सिस बोलते थे वो है, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोल रहे हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मेरा रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज a, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज b। अब ये जो रियल पार्ट है a, ये रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है b, ये इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है जैसे मेरा कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर है, मान लो ये, ठीक है, दिस इज p x कॉमा y, दिस इज p x कॉमा y। तो x कॉमा y का मतलब क्या हो गया, x कॉमा y का मतलब क्या हो गया, दिस इज x एंड दिस इज y, ये मीनिंग हो गया x कॉमा y का। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका जो x है वो रियल एक्सिस पे मार्क करेंगे, और उसका जो y है इमेजिनरी पार्ट वो हम इमेजिनरी एक्सिस पे मार्क करेंगे। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, जैसे रियल नंबर के लिए रियल प्लेन होता है उसी तरीके से अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क करना है ग्राफ पर, तो उसमें जो उस प्लेन का नाम है दैट इज अर्गंड प्लेन, ठीक है। अब इस अर्गंड प्लेन में जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो होती है हमारी रियल एक्सिस, जो हमारी वाई एक्सिस है वो होती है इमेजिनरी एक्सिस। अगर कोई नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो जो x रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस पे मार्क करेंगे, और जो y इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे मार्क करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं अर्गंड प्लान पर। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक टू एग्जांपल। मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक मैं ले रहा हूं एक मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं Z1 दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा, और एक एग्जांपल में ले रहा हूं Z2 दैट इज 1 प्लस आयोटा, ठीक है। मुझे इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाना है, कैसे दिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं बोलूंगा ये हमारी रियल एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस है, इसको मैं बोलूंगा ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस हो गई। अब यहां पर लेट अस मार्क 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से कोई प्लेन होगा, ठीक है। अब अगर मैं पहला एग्जांपल लेता हूं Z1, तो Z1 जो है मेरा, Z1 4 प्लस 3 आयोटा है, इसका जो मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है Z1 का वो 4 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा Z1 का वो 3 है, ठीक है, यानी 4,3। तो ये जो 4 रियल पार्ट है ये रियल एक्सिस पर लाई करेंगे, ये रहा 4, और इमेजिनरी पार्ट 3, यानी यहां कहीं पर ये आएगा हमारा Z1, ये नंबर आ गया मेरा Z1, ठीक है। अब अगर मैं Z2 की बात करूं, Z2 है मेरा 1 प्लस आयोटा, यानी इसका जो रियल पार्ट है Z2 का दैट इज 1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा Z2 का दैट इज ऑल्सो 1, यानी रियल वाली वैल्यू भी 1, ये भी वैल्यू 1, ये हो जाएगा मेरा Z2। तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क कर दिए इस प्लेन पर, और इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, दिस प्लेन इज कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर अर्गंड प्लेन, ठीक है। या तो आप इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो या आप इसे अर्गंड प्लेन बोलो। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आसानी के साथ हम मार्क कर सकते हैं
रियल वाला पार्ट रियल एक्सिस पर मार्क करेंगे और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पर मार्क करेंगे। कंबाइनली इस प्लेन को क्या बोला जाएगा? अर्गेंट प्लेन बोला जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो P है वो कितना दूरी पर है, और सेम टॉपिक को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी हम सेम टॉपिक को जानते हैं। अब अर्गेंट प्लेन हमें समझ में आ चुका है। लेट अस, दिस इज रियल वन, रियल एक्सिस, और बच्चों ये है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, ये है मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट हो गया P। ठीक है, x, y, ये P ओरिजिन O से कितना दूरी पर है? तो डिस्टेंस OP, डिस्टेंस फॉर्मूला से देंगे अंडर रूट के अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस OP डिस्टेंस को हम अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नाम से निकालते हैं। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। अगर मुझे OP डिस्टेंस निकालनी है, डेट इज अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस टेक z इज इक्वल्स टू a, चलो x प्लस आयोटा वाई लेते हैं, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो एक तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मॉड ऑफ z। पढ़ा क्या जाएगा? मॉड ऑफ z। तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट के अंदर जो मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर, दैट इज अवर मॉड। यानी मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा मॉड अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखना, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे निकालना है तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है। अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब इसी में हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें यहीं के यहीं क्लैरिटी आ जाए। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स। इसी पेज पे लिख लेते हैं कि भाई मैंने बोला फाइंड मॉड ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बताना है। पहला मैंने दिया तो मैं z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। दूसरा पार्ट मैंने दिया z इज इक्वल्स टू √3 -3 आयोटा। अब अगर मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूं तो मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब इसमें रियल पार्ट अगर देखोगे तो -1 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, यानी -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट के अंदर 2। बी वाले को देखोगे तो मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, इसका रियल वाला पार्ट √3 है, √3 का स्क्वायर बनेगा 3 प्लस और -3 का स्क्वायर बनेगा 9, ये आ जाएगा मेरा √12। ठीक है, तो मॉड आ गया हमारा, पहले वाले का आ गया √2, दूसरे वाले का आ गया √12।
उम्मीद है मॉड निकालना समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम मॉड निकालना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो सीखेंगे, ठीक है। मॉडुलस निकालना तो हमें आ गया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, जिससे क्या वो रिजल्ट है। पहली प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का मॉड विल बी इक्वल टू Z1 का मॉड विल बी इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। पहली प्रॉपर्टी कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो Z1 Z2 और फिर मॉड निकालो, या Z1 का मॉड अलग मल्टीप्लाई बाई Z2 का मॉड अलग, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक Z1 4 plus 3 iota and Z2 2 plus 4 iota। ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब अगर मैं LHS देखूं, LHS, तो LHS है Z1 इंटू Z2। तो पहले मैं Z1 इंटू Z2 करके आंसर देखता हूं। ये आया मेरा 4 plus 3 iota 2 plus 4 iota, ठीक है। 4 plus 3 iota इंटू 2 plus 4 iota, आंसर इज 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 16 आयोटा और 6 आयोटा 22 आयोटा, 12 में से हट गया 4, 22 आयोटा -4। अब इसका मुझे मॉड चाहिए, यानी मॉड ऑफ Z1 Z2 डेट विल बी इक्वल टू इसका मॉड चाहिए। इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो भी आ रहा है, ठीक है, संभाल के रखते हैं 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम RHS पे। RHS है Z1 का मॉड अलग, तो मैं Z1 का मॉड निकाल रहा हूं। Z1 का मॉड ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, यानी रूट 25। रूट 25 का मतलब हो गया 5। अब मैं निकाल रहा हूं Z2 का मॉड। Z2 का मॉड हो गया अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया मेरा रूट 20, ठीक है, ये आ गया मेरा रूट 20। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, ये आ गया मेरा 5 रूट 20। 5 रूट 20 आ रहा है ये कितना आ रहा था, आओ करते हैं 22 484। अच्छा 22 का स्क्वायर है ना, तो 484 और 4 4 4 जा 16 16, 500। 500 का मतलब हो गया 500 का मतलब हो गया 20 रूट 5। 500 का मतलब हो गया 5 रूट 20, चेक कर लो। 500 का मतलब हो गया 5 रूट 20, ठीक है। कैसे, 5 1 जा 5 0 0, 5 2 जा 10 0 और 20 1 जा 20, तो इसका मतलब कितना हो गया 5 रूट 20, ठीक है। अब ये देख पा रहे हो कि एक बार दोबारा कर दूं ना मैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मेरा ही हाथ लग गया था, कोई नहीं। हाँ, तो ये आया हमारे पास रूट 500, ये आया हमारे पास रूट 500, और रूट 500 को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा 5 रूट 20 है। ये तो LHS आ गया। अब अगर RHS में देखो, RHS में तो RHS था Z1 का मॉड। Z1 का मॉड कितना हो गया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 25 मतलब 5। Z2 का मॉड, Z2 का मॉड आ गया हमारा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 4 20, ये आ गया रूट 20, यानी मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू 5 रूट 20। तो
5 रूट 20 ये आ रहा है और 5 रूट 20 ये आ रहा है। तो एग्जाम में इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या हो रहा है कि इसको इतना लंबा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे पता पड़ गया कि भाई Z1 इंटू Z2 का मॉड बराबर आएगा Z1 के मॉड के इंटू Z2 के मॉड के। ये प्रॉपर्टी पता पड़ गई। अब मान लो एग्जाम में आया बहुत ऐसा आ गया एग्जाम में 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा है ना, 3 + 2 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए और एग्जाम का इसका मॉड फाइंड करो। तो इतनी मेहनत करें कि इसका मल्टीप्लाई करें फिर मॉड फाइंड करें ना। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी से बोलेंगे भाई Z1 का मॉड देख ले, इसका मॉड देख ले, इसका मॉड देख ले। इसका मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4। इसका मॉड देख ले 4 × 4 = 16 है ना, और 3 × 3 = 9। ये हो गया 9 10 √13, √13 16 और 9 25 बना, 16 और 9 25 5 5 √13। तो 5 √13 इसका मॉड आएगा। तो ये प्रॉपर्टी के फायदे हैं कि Z1 इंटू Z2 से इंसान बच रहा है, नहीं कर रहा इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट Z1 का मॉड निकाल रहा है, डायरेक्ट Z2 का मॉड निकाल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी याद में रखी जाएगी कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल होता है Z1 का मॉड मल्टीप्लाई बाई Z2 का मॉड। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए है, उसको देख लेते हैं क्या है। सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए क्या है, क्या है सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए। ऐसा करता हूं यहीं पढ़ा दो, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है रही क्या, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, Z1 अपॉन Z2 का मॉड बराबर होगा Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 के मॉड के, ठीक है। आओ प्रूफ करें। यही दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूं, Z1 और Z2, यही दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं LHS पे आता हूं, LHS है Z1 अपॉन Z2। Z1 अपॉन Z2 का मतलब 4 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा। आयोटा डेनोमिनेटर में रहना नहीं चाहिए, इंटू 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। बात सही है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास। सॉल्व जब करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 डिवाइडेड बाई 2 + 4 आयोटा और 2 - 4 आयोटा, a + b, a - b, a² - b², 2 × 2 = 4, -4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर। That will become what? आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 12 और 8, 12 और 8 हो गया 20, माइनस 16 और प्लस 6, माइनस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, प्लस का 16 हो गया, 16 और 4 हो गया 20, 16 और 4 हो गया 20। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 21 × 21 और ये बन गया माइनस का आयोटा बाई 2। एक ही बात है, चेक कर लो भाई। 20 से 20 हो गया कैंसिल, 10/20 हो गया 1/2 यानी माइनस आयोटा बाई 2, ये आ गया। अब मुझे इसका मॉड चाहिए, मुझे इसका मॉड चाहिए, तो Z1 अपॉन Z2 का मॉड चाहिए। अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, -1/2 का स्क्वायर 1/2, 2 × 4, 4 5, ये आ गया √5/2, ये आ रहा है मेरा √5/2। कितनी मेहनत लगी, पहले Z1 अपॉन Z2 किया फिर मॉड निकाला। अगर प्रॉपर्टी याद है तो मैं बोलूंगा भाई Z1 का मॉड निकाल लो, Z1 का मॉड निकाल लो। इसका मॉड निकाला, Z1 का मॉड, Z1 का मॉड निकाला 4 × 4 = 16, 9 आया 5। Z2 का मॉड निकाला 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, ये आया √20, ये आया √20। बोल रहा है Z1 अपॉन Z2 करके देखना, Z1 अपॉन Z2, ये आ गया 5/√20, 5/√20। √20 का मतलब क्या है, 2 1s are 2 और 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5 यानी 2√5, 5/2√5। √5 × √5 अगर ऊपर नीचे कर लिया,
या इसका एक √5 से इसको उड़ा दिया तो ये बचेगा √5/2, यही आ रहा था √5/2, ये आ गया हमारा √5/2। तो एक तरफ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ हमारा 2 स्टेप में आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टीज के फायदे हैं कि भाई तुम Z1/Z2 क्यों कर रहे हो, Z1/Z2 करा इतना बड़ा और ये आंसर आया, फिर उसका मॉड निकाल रहे हो। इससे अच्छा Z1 का मॉड निकाल लिया 5, Z2 का मॉड निकाल लिया √20 अपॉन करा, वही आंसर आया। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है और डिवीजन में भी एप्लीकेबल है कि भाई Z1 इंटू Z2 का मॉड निकालो, इतना लंबा करने से अच्छा Z1 का मॉड निकालो मल्टीप्लाई बाई Z2 का मॉड निकालो। ओके, इसी तरीके से Z1 अपॉन Z2 करके मॉड निकालने से अच्छा Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड, आंसर बिल्कुल एक ही आने वाला है जैसे यहां पर आया है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट। 2 छोटी प्रॉपर्टीज और हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ के इंटू जेड, के बाहर कर लो मॉड ऑफ जेड, ये एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं, लेट अस टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और के मेरा कोई कांस्टेंट है, लेट अस टेक के मेरा कोई कांस्टेंट है, लेट अस टेक 2, ठीक है। एलएचएस अगर देखें, एलएचएस देखें तो के जेड, पहले के जेड देखेंगे, के जेड का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 3 6, 6 आयोटा। अब मॉड देखें अगर के जेड का, मॉड ऑफ के जेड विल बी इक्वल टू 4 4 16, 6 6 36, 6 6 12, √52 आ रहा है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड अगर आरएचएस देखें, आरएचएस बोला है के इंटू मॉड ऑफ जेड, तो के है 2, और मॉड ऑफ जेड अगर देखें तो जेड का मॉड है अंडर रूट के अंदर 2 2 4 और 3 3 9, 9 10 11 12 13, 2√13। तो ये 2√13 और √52 का मतलब भी 2√13 ही होता है, ठीक है। तो ये भी आसान है। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि z की पावर m, उसका मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर m होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं z ले लूं 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और m की वैल्यू ले लूं 2, तो आप 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, उसका मॉड निकालो, वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा इसके मॉड की पावर 2 के। तो ये 4 रिजल्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्लास में इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे, कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।